हम CSS PMS का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी तकसीम बंगाल। सबसे पहले आप मैप को जहन नशीन कर लें कि ये जब बंगाल को तकसीम किया गया तो इसे ये ईस्ट बंगाल जिसके अंदर असम का ये मुकम्मल इलाका भी शामिल कर दिया गया, और इसके साथ साथ ये वेस्ट बंगाल था जिसमें हिंदुओं की ज़्यादा अक्सरियत थी, इसमें उड़ीसा और बिहार का इलाका शामिल कर दिया गया। इस तरह मुकम्मल बंगाल को तकसीम कर दिया गया और इसका जो कैपिटल था वो ढाका बनाया गया और इसका जो कैपिटल था वो कलकत्ता बनाया गया। और इसकी जो इम्पोर्टेंट बंदरगाह थी वो चिटागांग थी और इसकी जो बंदरगाह थी वो कलकत्ता थी। इस तरह बंगाल को जो दो हिस्सों में मुकम्मल तौर पर तकसीम कर दिया गया। अब हम इस टॉपिक की मुकम्मल डिटेल को देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या था और तकसीम बंगाल थी क्या और इसे क्यों मंसूब किया गया। इसकी हम वन बाय वन डिटेल को डिस्कस करेंगे। आप ये मैप को ज़हन नशीन कर लें। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इसका बैकग्राउंड क्या है, यानी तकसीम बंगाल से पहले बरसगीर में क्या चल रहा था। ये कहानी शुरू होती है 1600 के करीब। 1600 के अंदर जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटिश की एक कंपनी थी, वो तजारत की गर्ज से, ट्रेड की गर्ज से बरसगीर के अंदर आते हैं। वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर तजारत की गर्ज के साथ आते हैं और इन्हें यहाँ पर मुकम्मल तौर पर इजाज़त दे दी जाती है, यानी इन्हें NOC दे दिया जाता है कि ये मुकम्मल तौर पर यहाँ तजारत कर सकें। इस तरह ये तजारत करते रहते हैं और बंगाल के अंदर, जैसा कि मैंने आपको मैप में दिखाया, बंगाल के अंदर जो कलकत्ता था वो इनका मेन मरकजी गढ़ बनना शुरू हो जाता है। यानी उस पोर्ट के अंदर, कलकत्ता पोर्ट के अंदर, बंदरगाह के अंदर ये अपनी तजारती कोठियां बनाते हैं जहां पर ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सामान रखते हैं। और फिर बाद में ये वहां के जो हुक्मरान है जो उससे इजाजत लेकर वहां अपनी आर्मी भी बना लेते हैं जो कि इनकी सामान की हिफाजत करे। और आहिस्ता आहिस्ता ये उनके खिलाफ जाना शुरू हो जाते हैं, उनके मुखालिफ बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से 1757 के अंदर वार ऑफ प्लासी होती है। वार ऑफ प्लासी होती है और नवाब सराजुद्दौला जो था वो इनके खिलाफ लड़ता है, लेकिन अपने ही लोगों की गद्दारी की वजह से नवाब सराजुद्दौला को शिकस्त का सामना करना पड़ता है। और इस तरह ये ब्रिटिश जो बंगाल के अंदर स्याहो सफेद के मालिक बन जाते हैं, यानी ब्लैक एंड व्हाइट के, यानी हर चीज के ये मालिक बन बैठते हैं। और बंगाल ये पहला इनका मरकज था, पहला सूबा था जिस पर ये कब्जा करते हैं और इस तरह ये बाकी तमाम 10 जो मेन प्रोविंस थे उन पर कब्जा करके बैठ जाते हैं। और फिर 100 साल तक यानी 1857 तक ये वहां पर मुख्तलिफ जगह पर अपनी हुक्मरानी करते जाते हैं और 1857 में बरसगीर पर मुकम्मल कब्जा कर लेते हैं। और इसके अंदर अंदर 680 जो मुख्तलिफ जो प्रिंसली स्टेट्स होती हैं, देसी जो रियासतें थी, उन पर भी इनका मुकम्मल तौर पर कब्जा नहीं था, लेकिन वो इन्हीं के अंडर आती थी, लेकिन थी वो खुद मुख्तार थी। तो इस तरह ये बरसगीर पर ब्रिटिश मुकम्मल तौर पर कब्जा करते हैं। अब इसके अंदर जो बंगाल जो था वो एक बड़ा इलाका था और उसको डिवाइड करने का इन्होंने मंसूबा बनाया कि क्यों ना बंगाल को डिवाइड करे जाए और उस पर रूल किया जाए। और उस डिवीजन की क्या क्या वजूहात थी वो हम तमाम अब इसके अंदर डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इसे आखिर क्यों बंगाल को तकसीम करना पड़ा। इस पे हिंदुओं का क्या नैरेटिव था, मुसलमानों का और ब्रिटिश का क्या, और पढ़े लिखे तबके का क्या नैरेटिव था। ये उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है। अब हम डिस्कस करते हैं कि वाई द पार्टीशन ऑफ बंगाल इज कंपल्सरी, क्यों इसे तकसीम किया गया। तो इसके अंदर हम मुख्तलिफ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे जो हम डिस्कस करते हैं, इसका जो एरिया था वो ह्यूज एरिया था, यानी बंगाल को तकसीम करने का जो एक मेन वजह बनी, ह्यूज एरिया ऑफ बंगाल।
ह्यूज एरिया ऑफ बंगाल कैसे कि क्योंकि अगर हम बंगाल का मैप भी देखें तो उसके अंदर जो उसका रकबा था वो 1,89,000 स्क्वायर किलोमीटर था। 1,89,000 स्क्वायर किलोमीटर था, जिसकी वजह से इतने बड़े रकबे पर हुक्मरानी करना मुश्किल आ रहा था। मैनेजमेंट के काम इंतहाई मुश्किल से हो रहे थे, जिसकी वजह से बंगाल को तकसीम करना मुनासिब समझा। इसी के साथ साथ नंबर 2 पे जो हम डिस्कस करेंगे वो है इसकी ह्यूज पॉपुलेशन। ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ बंगाल, यानी बंगाल के अंदर जो आबादी थी उसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, और वो आबादी जो थी वो तकरीबन 7 करोड़ और 80 लाख के करीब आबादी थी। 7 करोड़ और 80 लाख आबादी थी, और इसके अंदर जो मुस्लिम भी मुस्लिम अकलियत के अंदर थे, और जो हिंदू थे वो अक्सरियत के अंदर थे। हिंदू जो थे मेजोरिटी के अंदर थे, मुस्लिम जो थे माइनॉरिटी के अंदर थे। इसी वजह से लॉर्ड कर्जन ने इसको डिवाइड करना ही मुनासिब समझा, और जब 1899 के अंदर वो बरसगीर में लॉर्ड बनकर आया तो उसने ये रिकमेंडेशन दी कि बंगाल बहुत बड़ा इलाका है, इस पर मैनेजमेंट के इंतजाम करना इंतहाई मुश्किल है, लिहाजा इसे डिवाइड कर दिया जाए। यानी जो उसने मेन वजह देखी वो थी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम यानी इतने बड़े इलाके पर उसका जो कंट्रोल था वो इंतहाई मुश्किल होता जा रहा था, और इंतजामी यूनिट को चलाना भी मुश्किल हो रहा था, और जो दूर दराज के जो एरियाज थे उस पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं था, और दफ्तरी मसाइल और अदालती अमूर में भी मुश्किलात आ रही थी, इसलिए बंगाल को डिवाइड किया गया। इसके साथ साथ जो हम डिस्कस करेंगे वो है इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन इकोनॉमिक कंडीशन अगर हम देखें तो जो बंगाल है वह बंगाल के जो दो पार्ट्स हैं उनमें जो ये वाला था ईस्ट बंगाल था, ईस्ट बंगाल, और ये जो वेस्ट बंगाल, ये इसमें जो हिंदुओं की ज़्यादा अक्सरियत थी और यहाँ पर मुस्लिम्स की अक्सरियत हो गई। इसके अंदर हम देखें तो यहाँ पर जो ईस्ट बंगाल था इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था। हालांकि यहाँ पर पटसन की सबसे ज़्यादा पैदावार होती थी, लेकिन जो यहाँ पे मेन मरकज था कलकत्ता था, जो बंदरगाह थी जो कि इफेक्टिव थी, वहां पर लाके बेच दिया जाता था, और जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट थे वो भी जो है वेस्ट बंगाल में ही लगाए जाते थे। यानी ये एक संती किस्म का शहर बनता जा रहा था और यही मेन मरकज बनता जा रहा था, जिसकी वजह से ईस्ट बंगाल की हालत जो है वो खराब होती जा रही थी। इसी तरह लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो ईस्ट बंगाल था उसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे, पुल वगैरह थे, वो भी वो जबरदस्त नहीं थे, बने हुए नहीं थे, नदी नाले वैसे ही बिखरे पड़े थे, और इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी सामान नहीं था, क्योंकि सारा जो फोकस था वो वेस्ट बंगाल की तरफ ही था। इसी वजह से लॉर्ड कर्जन ने इसे डिवाइड करने का रिकमेंडेशन भेजी, जो कि जुलाई के अंदर एक्सेप्ट हुई, और बाद में इसे अक्टूबर के अंदर डिवाइड भी कर दिया गया। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है चिटागांग। चिटागांग जो है पोर्ट, यानी जो बंदरगाह थी चिटागांग की, जो कि ईस्ट बंगाल के अंदर आती थी, इसकी जो अहमियत थी, इंपॉर्टेंस थी, वो भी कम होती जा रही थी, क्योंकि कलकत्ता की जो बंदरगाह थी वही उसका जो मेन मरकज थी ब्रिटिश का, जिसकी वजह से इसकी अहमियत कम होती जा रही थी, और चिटागंग की अहमियत को बढ़ाने के लिए भी इसे डिवाइड किया गया। और इसके साथ साथ जो हम डिस्कस करेंगे वो है आर्या लैंग्वेज इशू। आर्या लैंग्वेज इशू, क्योंकि अगर हम बंगाल को देखें, इसके मैप को देखें, तो यहाँ पर असम है और यहाँ पर बिहार है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो उड़ीसा है, यानी असम, बिहार और उड़ीसा ये बंगाल के अंदर आते थे, जिसकी वजह से लैंग्वेज का इशू आता था। यानी या बंगाली के अंदर या आर्या जुबान के अंदर जो है उसका दफ्तरी काम किया जाए, इसकी वजह से मुश्किलात आती थी, जिसकी वजह से इसे डिवाइड किया गया। अब हम इस पर डिस्कस करेंगे कि जो डिस्कस करते हैं कि बंगाल को किस तरह डिवाइड किया गया। तो इसके अंदर बंगाल को जब डिवाइड किया गया तो इसके अंदर ये इस तरह एक लाइन खींची गई, और ये वाला जो था ये
ईस्ट बंगाल इसका नाम रखा गया और इसका वेस्ट बंगाल यानी मगरबी जो बंगाल था उसका नाम रखा गया। और इसके अंदर जो इलाके शामिल किए गए ईस्ट बंगाल के अंदर, यहाँ से असम को शामिल कर दिया गया और यहाँ से बिहार को शामिल कर दिया गया और यहाँ से उड़ीसा को शामिल कर दिया गया, उड़ीसा को शामिल कर दिया गया। और इसके अंदर जो इसका जो कैपिटल रखा गया, कैपिटल रखा गया वो कलकत्ता रखा गया, कलकत्ता रखा गया। और इसका जो कैपिटल रखा गया उसका नाम जो था वो ढाका था, इसका नाम जो था वो ढाका था। और इसके अंदर जो पोर्ट थी वो कलकत्ता ही रखी गई और इसके अंदर जो पोर्ट थी वो चिटागांग थी, चिटागांग पोर्ट रखी गई। इस तरह इसे डिवाइड कर दिया गया। अब इस डिवीजन के नतीजे में जो एरिया हुआ, अलग अलग हुआ, उसको हम देखते हैं। जो ईस्ट बंगाल था उसका जो एरिया टोटल बना वो बना 1,06,540 मुरब्बा किलोमीटर, 1,06,540 मुरब्बा किलोमीटर। और जबकि इसका जो बना वो 1,41,000 मुरब्बा किलोमीटर। इस तरह ये इनका अलग अलग एरिया डिवाइड हो गया। अब हम इनकी देखते हैं कि इस ईस्ट बंगाल की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी। ईस्ट बंगाल की जो पॉपुलेशन थी वो थी 3 करोड़, 3 करोड़ इसकी पॉपुलेशन थी, 3,10,00,000। और इसके अंदर जो मुसलमान थे वो 1,80,00,000 के करीब थे, 1,80,00,000 के करीब थे। यानी यहाँ पर जो मुस्लिम थे वो मेजोरिटी में आ गए थे, मुस्लिम जो थे मेजोरिटी में आ गए थे। अगर हम यहाँ की पॉपुलेशन को देखें तो वो 5,40,00,000 की थी, 5,40,00,000। और इसके अंदर 90,000 के करीब, 90,000 के करीब मुसलमान थे। यानी मुसलमान यहाँ पर माइनॉरिटी में थे और यहाँ पर मुसलमान मेजोरिटी में थी। इस तरह जब इन्हें डिवाइड किया गया तो इसके जो असम के एरिया को ईस्ट बंगाल में, बिहार और उड़ीसा के एरिया को वेस्ट बंगाल में शामिल कर दिया गया। हालांकि जब इसे डिवाइड किया जाना था तो उसके 6 माह पहले ही जो बैनर्जी था वो, जो कि कांग्रेस का रुकन था, वो आया और उसने लॉर्ड क्रूजन से मुलाकात की और उसे कहा कि आप असम, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दें और ईस्ट और वेस्ट बंगाल को इकट्ठा रहने दें। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने उसकी इस बात को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसने कहा अब इसकी बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी है और अब ये डिवीजन का प्लान भी आ चुका है, लिहाजा ऐसा नहीं हो सकता। और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है कि जो कैपिटल है ढाका, इसके अंदर जो नवाब सलीमुल्लाह खान है, नवाब सलीमुल्लाह खान था, उसकी जो हुकूमत थी यानी उसका जो सिक्का चलता था या वो एक रुकन था जो कि मेन नुमाइंदा मुसलमानों की नुमाइंदगी करता था, वो भी इस डिवीजन के खिलाफ था। यानी इस डिवीजन के खिलाफ हिंदू भी थे और मुसलमान भी कुछ थे। एक तो मुसलमानों की जो एलीट क्लास थी या पढ़ी लिखी क्लास थी जो कि इंग्लिश स्टडी कर चुकी थी, वो इस डिवीजन को इस तरह मानते थे कि जैसे वो वीवी सेक्शन ऑफ देयर होमलैंड, यानी कि उनके जो इलाके का, उनकी माँ का, उनकी जमीन के 2 हिस्से हो रहे हैं। वीवी सेक्शन ऑफ देयर होमलैंड, वो ये समझते थे। इसी तरह जो नवाब सलीमुल्लाह खान थे वो भी ये समझते थे कि जो डिवीजन की जा रही है ये ज्यादती होगी क्योंकि ये इलाका असिस्टेंट कमिश्नर के अंदर आ जाएगा और जिसकी वजह से जो इसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो पहले नहीं हुई और एजुकेशन है वो भी नहीं हुई तो ये दोबारा नहीं होगी। लेकिन लॉर्ड कर्जन था वो इन मुसलमानों के पास आया और उसने ये तसल्ली दी कि जो ढाका था वो कैपिटल होगा, लिहाजा आप यहाँ से जो है इंडिपेंडेंट इसे आप कंटिन्यू कर सकेंगे और यहाँ पर डेवलपमेंट के काम होंगे, यहाँ हाई कोर्ट्स बनेंगी, एजुकेशन के सेक्टर बनेंगे, अलग अखबारात होंगे। और इसी के साथ जब इसे डिवाइड कर दिया गया तो जो नवाब सलीमुल्लाह खान थे वो तो खुश थे, उन्होंने जलसा भी किया था और मुसलमानों के लिए एक नई तंजीम की बुनियाद भी रखी कि मुसलमानों को अब हकूक मिलेंगे। और नवाब सलीमुल्लाह खान के जो भाई थे, जो इनका नाम अतीकुल्लाह था, वो कलकत्ता जो है उसकी असम्बली में उन्होंने एक रेजोल्यूशन भी पेश की जो कि कंडेम करती थी कि ये डिवीजन ठीक नहीं है। इस तरह मुख्तलिफ जो लोग थे वो इस पर डिवाइड थे, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ मुसलमान थे वो इस पर खुश थे क्योंकि उनके आगे डेवलपमेंट के काम और जो
और जो मेजोरिटी ऑफ हिंदूज थे वो ना खुश थे। इस तरह ये यानी इस जब इसे डिवाइड किया गया तो मुख्तलिफ किस्म की आरा पाई जाती थी। लेकिन जो ही डिवीजन हो जाती है तो मुसलमान जो थे वो खुश दिखाई दिए और जो हिंदू थे उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। उन्होंने एक स्वेडिश मूवमेंट चलाई, यानी जो बैरूनी अशिया है, जो कि ब्रिटिश की अशिया है, उनका बायकॉट किया जाए, उनका बायकॉट किया जाए और स्कूल्स वगैरह का भी बायकॉट किया जाए। और इस तरह जो कांग्रेस के जो बेहतरीन रहनुमा थे उन्होंने कहा कि स्कूल का बायकॉट एक अच्छी चीज नहीं है, लेकिन अगर आप उनकी स्वेडिश मूवमेंट चला रहे हैं, उनकी एशिया का बायकॉट कर रहे हैं तो ये ठीक है। इसी तरह जो हिंदू थे उन्होंने जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स था, जो बरतानिया का चैम्बर ऑफ कॉमर्स था, उसको भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। और जो 16 अक्टूबर का दिन था जब ये डिवीजन हुई, उसको उन्होंने हर साल जो कौमी सानहे का दिन मनाना शुरू कर दिया। इस तरह हिंदू इससे ना खुश थे, जबकि जो दूसरी तरफ थे मुसलमान थे वो इस डिवीजन से खुश थे। उन्होंने आज़ादी मनाई और शुक्रिया के पैगामात भी, शुक्रिया के तार भी, मैसेजेस भी जो बरतानवी हुकूमत है उन्हें भेजे और दूसरे सूबे भी इस डिवीजन से खुश थे। इस तरह ये डिवीजन हुई और इस पर मुसलमानों का रिएक्शन, हिंदुओं का रिएक्शन, बरतानिया का रिएक्शन और पढ़े लिखे तबके का रिएक्शन, ये तमाम आपके सामने है। अब हम देखेंगे कि तकसीम बंगाल के बाद क्या क्या वाकयात हुए या उसकी वजह से कि मुसलमानों को क्या फायदा हुआ और उसके बाद इसे रद्द क्यों किया गया, इस तमाम की डिटेल को हम डिस्कस करते हैं। कैम्ब्रिज 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 यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक जो तकसीम बंगाल पर जो हिंदू रिएक्शन कर रहे थे उनमें जो मेजोरिटी थी वो लॉयर्स की थी, यानी जो वकला थे वो एहतजाज कर रहे थे, क्योंकि कलकत्ता के अंदर सिर्फ एक हाई कोर्ट थी। लेकिन जो ही इसे डिवाइड कर दिया जाना था तो फिर ढाका के अंदर भी एक हाई कोर्ट बन जानी थी, जिसकी वजह से उनका जो बिजनेस था, कारोबार था, वो ठप होने का अंदेशा था या कम होने का अंदेशा था। इसलिए जो लायर थे, जो वकला थे, वो आगे आगे थे और तकसीम बंगाल के खिलाफ बेहतरीन यानी पहली सफों में लड़ रहे थे। इसके अंदर जो नंबर 2 पे जो बरादरी थी वो थी जो कि सहाफी बरादरी थी। सहाफी बरादरी क्यों थी? क्योंकि उनके जो अखबारात थे, जो न्यूज़पेपर थे, वो एक जो के पूरे बंगाल में जाते थे, लेकिन डिवीजन की वजह से जो मुसलमान थे उन्होंने अपने न्यूज़पेपर बनाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से वो इस बात को नाखुश थे, यानी उनका जो बिजनेस था वो कम होता जा रहा था। इस तरह ये दो जो तबके थे वो इसके खिलाफ थे। अब तीसरा जो तबका था वो एक्सट्रीमिस्ट का था, यानी जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे वो ये समझते थे कि वहां पर जो काली की हुकूमत है, काली औरत है जो कि शिवा जी की जो कि वाइफ है, और वो एक मजहबी उनकी रिलीजियस पर्सनैलिटी है। और वो ये समझते थे कि हमारी जो रिलीजियस पर्सनैलिटी है उसकी जो लैंड है, उसकी जो ज़मीन है वो डिवाइड हो रही है, यानी ये हमारे जो मजहब के रिलीजियस के खिलाफ है। इस तरह ये तीन जो तबकात थे ये मेन यानी पेश थे, और इन्होंने जो तकसीम बंगाल है उस पर हिंदुओं का साथ दिया और इसको जो दोबारा है तकसीम बंगाल को मंसूख करवाने में अहम किरदार अदा किया। डिस्कस करेंगे कि इससे मुसलमानों को क्या फायदे हासिल हुए, मुसलमानों को क्या बेनिफिट्स ऑफ मुस्लिम्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मुसलमानों को फायदे हासिल हुए, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हुई। मुसलमानों की इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो बेहतर हुई, क्योंकि उन्हें जॉब्स मुहैया हुई, यानी वो तमाम जॉब्स जिन पर हिंदू काबिज थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। और 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमान बैकवर्ड हो गए और हिंदू जो थे वो ब्रिटिश के ज़्यादा करीब आए, तो इसलिए जो जॉब्स पर वो ऊपर उन्होंने कब्जा किया हुआ था और वो मेजोरिटी में थे, और मुसलमानों को जॉब्स नहीं मिल रही थी क्योंकि कोटा के हिसाब से जॉब्स डिवाइड नहीं थे। और इसी के साथ पीस आया क्योंकि जो मुस्लिम मेजोरिटी है वो एक तरफ हो गई और जो हिंदू मेजोरिटी है वो एक तरफ हो गई, जिसकी वजह से दंगे फसाद जो है उनमें कमी आई और अमनो सुकून का गहवारा बना। और
ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है, इसकी वजह से जो मुसलमानों के न्यूज़पेपर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुए, और उन्हें अपने नैरेटिव का, अपने जो ओपिनियन था, उन्हें आगे तक पहुंचाने में मदद मिली। इस तरह इन्होंने ये फायदा उठाया पार्टीशन ऑफ बंगाल से। इसी के साथ साथ इन्होंने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड किया, और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के साथ साथ जो चिटागांग पोर्ट थी, उसकी अहमियत भी बढ़ी, यानी वो भी एक तजारती इकोनॉमिक हब बनना शुरू हो गया, क्योंकि इससे पहले जो इकोनॉमिक हब था वो कलकत्ता बना हुआ था। इसी के साथ साथ वहां पर एक हाई कोर्ट भी बनी, वहां पर लोगों की फलाह बहबूद के लिए एक नई हाई कोर्ट बनी, क्योंकि पहली हाई कोर्ट जो कि कलकत्ता के अंदर थी। और जो इसके साथ जो मुसलमानों को फायदा हुआ, जो मुस्लिम जो नैरेटिव थे या मुस्लिम जो राइट्स थे, उनकी प्रोटेक्शन भी हुई। लॉर्ड कर्जन के इस फैसले की वजह से मुस्लिम जो राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन भी हुई। इस तरह डिवीजन से ये मुसलमानों को फायदा हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसकी पार्टीशन और एनोलमेंट कब हुई। जो इसकी पार्टीशन हुई है, वो इसके अंदर सबसे पहले जो लॉर्ड कर्जन है, वो 1899 के अंदर यहाँ का लॉर्ड बनता है, गवर्नर बनता है, और वो बंगाल का विजिट करता है। बंगाल के विजिट करने के बाद वो ये डिसाइड करता है क्यों ना इसे डिवाइड कर दिया जाए। वो प्लान भेजता है, और उस प्लान को जुलाई 1905 के अंदर एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और ये 16 अक्टूबर 1905 को मुकम्मल तौर पर बंगाल को डिवाइड कर दिया जाता है। अब इसके जो मुकाबले में जो हिंदू वो एक मूवमेंट चलाते हैं जिसका नाम स्वेडिश मूवमेंट था, यानी जो बरतानवी अशिया का बायकाट था। और इसके अंदर वो अपने जमींदार को भी शामिल कर लेते हैं, और जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड तबका है उसे भी शामिल कर लेते हैं। और इस तरह वो अपनी जो एक मूवमेंट चलाते हैं और बरतानिया को हिप्नोटाइज करते हैं। और जब 1910 के अंदर जो बरतानिया के अंदर जो जॉर्ज आते हैं, जॉर्ज 5 यानी जॉर्ज पंजम की हुकूमत आती है, तो उन्होंने 1911 के अंदर विजिट करना होता है सब कॉन्टिनेंट का विजिट करना होता है। तो हिंदू जो है उन्हें ये थ्रेट करते हैं कि हम इसका बाइकाट करेंगे अगर आपने जो तकसीम बंगाल है उसे मनसूख नहीं किया। तो जो 1910 में जो 1911 के करीब जो लॉर्ड हैंड्रीज है वो गवर्नर होते हैं। वो हिंदुओं की बातों में आ जाते हैं, और जॉर्ज पंजम को ये रिकमेंडेशन देते हैं कि इसकी वजह से जो हमारी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है वो मुतासिर हो रही है, यानी हमसे एक बड़ी मुकम्मल जमात ही नाखुश है। तो हमने ऐसी डिवीजन को क्या करना है जिसकी वजह से हमारा जो बिजनेस है वही ठप हो रहा है और हमसे एक जमात नाखुश है। तो जॉर्ज पंजम जो है 1911 के अंदर 1911 के अंदर इसकी तनसीख कर देते हैं। 12 दिसंबर 1911 के अंदर इसकी तनसीख कर देते हैं, यानी इसकी अनोलमेंट कर देते हैं, इसको मनसूख कर देते हैं। अब इसको मनसूख करने के बाद जो मुस्लिम्स हैं, उनके जो दिल है वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, जबकि जो हिंदूज हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मुसलमान इससे नाखुश होते हैं, और हिंदू जो है इसकी वजह से खुश हो जाते हैं। और जब मुसलमान इसकी वजह से नाखुश होते हैं, तो जो उन्होंने मुस्लिम लीग बनाई होती है जो कि 1906 के अंदर होती है, उसका जो मोटो है कि अंग्रेज़ों के साथ मुखलिस रहना है और अपने हकूक़ की हिफाजत करनी है, और दूसरी जो जमातें हैं उनके साथ अच्छा चलना है, वो आइन में अपनी तब्दीली करते हैं। और उसके अंदर वो ये देखते हैं कि सबसे पहले जो मुस्लिम राइट्स होंगे उनकी हिफाजत की जाएगी, मुस्लिम इलाकों की हिफाजत की जाएगी। और मुस्लिम लीग के क़याम के बाद ही वो इसको आगे लेके बढ़ते हैं। और जो पाकिस्तान है
پاکستان کا اس کی وجہ سے تصور پیش کیا جاتا ہے 1930 کے اندر، اور پاکستان کا مطالبہ کیا جاتا ہے پھر 1940 کے اندر، اور پھر پاکستان کا حصول کیا جاتا ہے، پاکستان کو حصول کر لیا جاتا ہے 1947 کے اندر۔ یہ پارٹیشن آف بنگال وہ فرسٹ سٹیپ تھا جو کہ پاکستان کے تصور، مطالبے اور حصول کا تک ایک گامزن راستہ فراہم کرتا ہے، اور 1947 میں پھر دوبارہ اسے بنگال کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے۔ تب یہ مذہب کی بنیاد پر، یعنی مسلم میجورٹی اور ہندو میجورٹی کی بنیاد پر بنگال اور پنجاب کو پھر ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح بنگال کی دو بار پارٹیشن ہوتی ہے، ایک 1905 میں اور دوسری 1947 میں۔ آپ کو یہ لیکچر کیسا لگا ہمیں اپنی آراء سے لازمی آگاہ کریں۔ اب آپ ابرار احمد کو اجازت دیجیے، شکریہ۔ اگر آپ CSS کی یا PMS کی تیاری کر رہے ہیں تو اسکالر اکیڈمی کو وزٹ کریں، وہاں آپ کو ہر قسم کا لیکچر مل جائے گا۔ شکریہ۔ اگر آپ کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان CSS, PMS, PPSC کے لیے پریشان ہیں تو پریشانی چھوڑ گئے اور اسکالر اکیڈمی کو سبسکرائب کیجیے اور مستقبل کو بہتر بنائیے۔